अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नून साकिन और तनवीन के कवायद में से दूसरा कायदा पढ़ेंगे। पहले हमने इजहार पढ़ लिया, वो पहला कायदा था। आज है अल हुक्म सानी, यानी दूसरा हुक्म। नून साकिन और तनवीन पर क्या है? वो है अल इदगाम। इदगाम, अल इदगाम होता क्या है, इसकी तारीफ क्या है? नून साकिना और तनवीन के बाद अगर यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो नून की आवाज को अगले हर्फ में मिलाकर पढ़ा जाता है। यानी इदगाम क्या चीज है? एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिला दिया जाना, मर्ज कर देना। तो पहला हर्फ साकिन होता है, दूसरा हर्फ मुतहरिका होता है, उसके बीच में इसको मिला दिया जाता है। तो नून साकिना और तनवीन के बाद अगर यरमलून में से, हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो नून की आवाज को अगले हर्फ में मिलाकर पढ़ा जाता है। इसको इदगाम कहते हैं। और ये आपको बताया जा रहा है यहाँ कि या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून, ये मजमू है क्या है? हुरूफ यरमलून का। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफ यरमलून में से आ जाए तो इदगाम हो जाएगा। इदगाम को दो अकसाम में तकसीम किया जाता है: गुन्ना के साथ इदगाम और बगैर गुन्ने के इदगाम। तो गुन्ना, इदगाम बगुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बगुन्ना किन किन हुरूफ में होता है? यनमू में से, या, नून, मीम और वाव। यनमू वो हुरूफ हैं जिनके ऊपर इदगाम गुन्ना के साथ किया जाएगा, आवाज को नाक में ठहराया जाएगा। और ये अकमल गुन्ना होता है, तो इसलिए इसको आवाज को देर तक का नाक में ठहराया जाएगा। फिर गुन्ना के बगैर इदगाम किन हुरूफ के ऊपर होते हैं? वो भी यरमलून का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन ये लाम और रा, लेकिन इनके ऊपर गुन्ना नहीं होगा। आवाज को नाक में ठहराए बगैर नून साकिन या तनवीन की आवाज को लाम में, या नून साकिन या तनवीन की आवाज को रॉ में मर्ज कर दिया जाएगा, इदगाम कर दिया जाएगा, लेकिन गुन्ना नहीं किया जाएगा। अमसिलतुन अलल इदगामी बिगुन्नति लिन्नून अस्साकिना वत्तनवीन। अब आपको मिसालों के साथ वाज़ेह किया जाएगा कि किस तरीके से इदगाम किया जाता है। यरमलून में से या पहले, तो ये देखिए, नून साकिन आ गया। अब आपको यहाँ ये जो मसहफ उस्मानी में आपको नून के ऊपर कुछ भी साकिन भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ या के ऊपर आपको तशदीद भी नहीं दिखेगी। ये सब होता है आपके पाकिस्तानी जो तरीके का मसहफ लिखा होता है उस पे, लेकिन मसहफ उस्मानी पे ऐसा नहीं होता। आपको इसको खुद से देखना होता है कि किस तरीके से होगा। तो नून साकिन के बाद जब भी या आ जाएगा तो हम इदगाम करेंगे। कैसे किया जाएगा? फमन यअमल, नाक में आवाज को भी ठहराया जाएगा। और अगर तनवीन के बाद आ जाए, सेम वे किया जाएगा। खैरन यरह, खैरन यरह। वाव के साथ क्या होगा? नून साकिन के बाद अगर वाव आ जाए तो म्यू वाली, म्यू वाली, नाक में आवाज को ठहराते हुए किया जाएगा। शैइउन वकील, मीम के साथ होगा। मिम्मा खैरुम मिन, नून के साथ। वलन नुश्रिका शैइन नुकुर।
अब वो हरूफ लिए जा रहे हैं जहां गुन्ना के बगैर इदगाम होगा, और वो है लाम और रॉ। लाम में कैसे होगा? मिल्लदुन, मिल्लदुन, मिल, नून साकिन और उसके बाद लाम आ गया। बगैर नून की आवाज को नाक में ठहराए हुए इदगाम बस कर दिया जाएगा, सिर्फ मर्जिंग किया जाएगा नून की आवाज को लाम के साथ। मिल, मिल्लदुन, मिल, as you are not saying noon, as you are not looking at noon, you are just joining meme with lam directly. मिल्लदुन, और रॉ के साथ पहले इधर कर लेते हैं। फितनतल्लहुम, फितनतल्लहुम, रॉ के साथ। मिर रब्बिक, मिर रब्बिक। अब यहाँ आप दूसरे कवानीन को नहीं बोल रहे, ओके मैं बोल देती हूँ कि रॉ के पर तवस्सुत होगा, रॉ के पर तवस्सुत होगा, रॉ के पर तकरार होगी, रॉ हैवी होगा। मिर रब्बिक गफूरुर रहीम, तकरार तकरार तवस्सुत, गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम। मिल्लदुन, लाम के पर तवस्सुत। फितनतल्लहुम, इसी के अंदर आपको एक और कायदा पढ़ाया जाता है, वो क्या है? इजहार मुतलक। इजहार मुतलक क्या होता है? अगर नून साकिन के बाद एक ही लफ्ज में इदगाम का कोई हर्फ आ जाए, हमने पहले अमसिला जो लिए थे, जो पहले मिसालें ली थी, वो क्या थी? अ, नून साकिन या तनवीन एक लफ्ज के आखिरी हर्फ पे आ रही थी, और हरूफ यरमलून दूसरे लफ्ज के पहला हर्फ था। दो अलग अलग अल्फाज के अंदर दो शराइत पाई जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इजहार मुतलक कब होगा, कायदा कब अप्लाई होगा? जब नून साकिन और हरूफ यरमलून जो हैं वो एक ही कलमे, एक ही लफ्ज के अंदर आ जाएं, तो फिर इदगाम का कानून नहीं होगा, बल्कि इजहार कर दिया जाएगा। अगर नून साकिना के बाद एक ही लफ्ज में इदगाम का कोई हर्फ आ जाए, तो फिर नून की आवाज को इदगाम के बजाय इजहार से पढ़ा जाएगा, इदगाम नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारी यही शर्त है कि इदगाम होगा कब? क्योंकि जब वो शराइत अलग अलग अल्फाज में आए। लेकिन अगर वो एक ही लफ्ज एक ही कलिमा में आ जाएं, तो फिर इदगाम के बजाय इजहार कर दिया जा सकता है। इसी इजहार को खाली इजहार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ इदगाम का कायदा लगना था लेकिन इजहार किया जा रहा है, इसलिए इसको डिफरेंट नाम दिया जाएगा इजहार के बजाय, और वो है इजहार मुतलक। इजहार मुतलक। और इसको कैसे पढ़ा जाता है? ये अल्फाज हैं जो कुरान में आए हैं, और ये क्या है? किनवान, किन, नून के ऊपर इजहार कर दिया जाएगा, और ऑफ कोर्स यहाँ तवस्सुत भी आएगा क्योंकि नून सुकून के साथ है। किनवान, किनवान, صنوان، صنوان،
الدنيا الدنيا بنيان بنيان. नून साकिन और इदगाम के हरूफ अगर हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर मौजूद हों जो एक ही लफ्ज की तरह लिखे जाते हैं तो ऐसे में नून की आवाज को मुदगम करके ही पढ़ा जाएगा. ठीक. ये ये उस वक्त हुआ जब ये कलमे में आया था. हुरूफ के अंदर आएगा तो इदगाम किया जाएगा. ठीक है. जैसे तौसीम यहाँ सीन. ओके मैं आपको लिख के बता सकती हूँ. विल बी 2 counts long. सीन. अब इसके बीच में कोई नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा. सीन ये ऐसे आ गया था. मी. तो इसको 6 counts long, इसको 6 counts long किया जाएगा और इनके बीच में इदगाम किया जाएगा क्योंकि नून साकिना आ गया और आगे मीम आ गया. तो यहाँ नून साकिना के बाद हरूफ यरमलून में से मीम आ गया तो इदगाम किया जाएगा. तो सी और ये इसको लिखा ऐसे जाएगा. यानी आपको और ज्यादा सिंपलीफाई करके उन्होंने लिख दिया. फिर इदगाम बगुन्ना की एक और इस्तिस्ना क्या है कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनके बीच में इजहार किया जाएगा. मुंदरज आयात में वसल की सूरत में यानी वसल आप वक्फ नहीं करे वसल कर रहे हैं तो नून की आवाज को इदगाम के बजाय इजहार के साथ पढ़ा जाता है. दीज टू आपको बस ये याद करनी होंगी क्योंकि ये जो है यही अल्फाज आते हों. पीछे आपने इजहार मुतलक में भी अल्फाज याद कर लें तो आपको वो भी आसानी हो जाएगी. तो यहाँ क्या है इदगाम बगुन्ना की इस्तिस्ना में ये भी दो मकाम आते हैं जहां आप वसल करें तो इजहार ही करके पढ़ा जाएगा. इदगाम नहीं किया जाएगा. ये मैं आपको बताती हूँ लिख के क्योंकि यहाँ यह सीन सीन अगर आप बोलें ये देखिए ये सीन अगर बोलें तो नून साकिना आ गया. ये एक शर्त हो गई और आगे वाव आ रहा है. ये हरूफ यरमलून के अंदर में से है तो फिर इधर तो इदगाम होना चाहिए था. लेकिन जब आप यहाँ वक्फ नहीं कर रहे और वसल के साथ पढ़ रहे हैं तो आप इसको इजहार ही करके पढ़ेंगे. यासीन वल कुरआन. तो फिर यहाँ आपने इजहार करके पढ़ा है. यासीन वल कुरआन. जब आप इधर वक्फ नहीं करें जब आप वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे. यासीन वल कुरआन. सो आपने इसको अपना ब्रेथ तोड़ा. यहाँ आपने ब्रेथ नहीं तोड़ा बल्कि आप इसको वसल के साथ सही तरीके से पढ़ रहे हैं और इजहार ही कर रहे हैं. और ये इस्तिस्ना है. ये एक्सेप्शनल केस है. फिर यहाँ भी ये नून के ऊपर एक आयत फिनिश हो जाती है और आगे वल कलमी शुरू होती है. लेकिन अगर आप वसल कर रहे हैं तो आप इसको इजहार के साथ ही पढ़ेंगे. नून वल कलमी. यहाँ देखिए नून साकिन आ गया था और आगे वाव आ गया था. तो यहाँ आपका अगर रेगुलर रूल लगता तो इदगाम का लगता लेकिन यहाँ नहीं किया गया. ये आपको इस्तिस्ना सिखाई जा रही है और इसको याद कर लीजिए कि यहाँ दो मकाम के ऊपर आपको इजहार करना है.
پھر ایک اور آتی ہے استثنا، وہ کیا ہے کہ متجزہ آیت میں وصل کی صورت میں نون ساکنہ کی آواز کو را میں مدغم نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں حفص عن عاصم کی قرات کے مطابق سکتہ کرتے ہوئے نون ساکنہ اظہار سے پڑھا جاتا ہے۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ یو بریک دا ساؤنڈ، آپ آواز کو بند کر دیتے ہیں، اینڈ لیٹ دا بریتھ فلو، یعنی آپ سانس کو بند نہیں کرتے، آواز کو بند کر دیتے ہیں، سانس کو بند نہیں کرتے۔ جیسے وَقِيلَ مَنْ راق، یہ سکتہ کیا اور اظہار بھی کیا، حالانکہ یہاں نون ساکن آ رہا تھا اور آگے کیا آ رہا ہے؟ را، جو حروف یرملون میں سے ہے۔ تو یہاں اگر آپ وصل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ادغام ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا، کیونکہ یہ ایکسیپشنل صورت ہے، اس میں آپ اظہار کریں گے اور سکتہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سکتہ واجبہ ہے۔ وَقِيلَ مَنْ راق، وَقِيلَ مَنْ راق۔ اب آپ کو یہ علامات سکھائی جا رہی ہیں کہ علامات الادغام الکامل النون الساکنہ میں کیسا ہوگا۔ آپ ادغام کامل کے نون ساکن پر سکون کی علامت نہیں ہوتی، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے یہاں نون کے اوپر آپ کو سکون کی علامت نہیں دکھے گی، جبکہ اگلے حرف پر تشدید لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو یہاں تشدید ملے گی تو آپ کو بس پتہ چل جائے گا کہ یہ ادغام کاملہ ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ، یہاں آپ کو ادغام نہیں سکھایا جا رہا بلکہ آپ کو علامات بتائی جا رہی ہیں۔ You will not find سکون here but you will find تشدید on the coming up letter, so you will make ادغام کاملہ here۔ مِمَّال، دیکھیے سکون نہیں دکھا بلکہ تشدید دیکھی، آپ نے اس کو ادغام کر لیا۔ مِلَّدُن، آپ نے نون کے اوپر کچھ نہیں دکھائے گا، آپ کو یہاں تشدید دکھے گی، ادغام کر دیجئے یہاں، لیکن ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے۔ مِن ربک، تو اب آپ کو بتایا جا رہا ہے بھلے ادغام غنہ کے بغیر اور غنہ کے ساتھ ہو، لیکن آپ کو بس نون کے اوپر کوئی بھی علامت نہیں دکھے گی، بلکہ آگے آنے والے حروف یرملون کے اوپر آپ کو تشدید دکھے گی۔ یہ اس کی علامات ہیں نون ساکنہ کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ جب آپ کو نون ساکنہ اور یہاں تنوین کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تنوین آپ کو کس شکل میں دکھے گی، تو ادغام کامل کی تنوین میں دونوں حرکات ایک دوسرے کے بالکل اوپر نہیں ہوتی، اگلے حرف پر تشدید لگی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ بالکل اس کے اوپر نہیں ہے، یہ الگ الگ لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیے یہ بھی پیرلل نہیں ہے، یہ آگے پیچھے لکھی ہوتی ہے۔ فتحہ آپ کو ایسے دکھے گی، کسرہ آپ کو ایسے دکھے گی، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلپٹ سی ذرا سی ہوئیں گی، تو شیئن، یہ دیکھیے، یہ دیکھیں یہ سلپٹ کسرتین ہے، اور پھر آپ کو یہ نکلے گا سلپٹ، پھر سلپٹ دمتین، اور آپ کو پھر تشدید دکھے گی، اور سلپٹ فتحتین، اور پھر آپ کو تشدید دکھے گی۔ یہ علامات ہیں مصحف عثمانی میں، سلپٹ دمتین اور پھر تشدید دکھے گی۔ ہم نے اس میں نون ساکن میں کیا پڑھا تھا کہ نون کے اوپر کوئی علامت نہیں دکھے گی،
اور آگے جو ہے وہاں آپ کو تشدید دکھے گی، لیکن تنوین میں آپ کو سلپٹ تنوین دکھے گی اور آگے تشدید دکھے گی۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ادغام ناقص میں اگلے حرف پر تشدید نہیں لگی ہوتی جب ناقص ہوتا ہے، ادغام کاملہ نہیں ہوتا، اوکے، وہ ہوتا ہے صرف واو اور یا کی صورت میں۔ ادغام کاملہ کب ہوتا ہے؟ واو اور یا نہ ہوں حروف یرملون میں سے تو ادغام کاملہ ہوتا ہے، لیکن واو اور یا ہوں تو یہاں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ ناقص کا کیا مطلب ہے کہ یو ول فائنڈ دا لیٹر واو اینڈ یا، اٹس ناٹ مرجڈ ان کمپلیٹلی بٹ اٹ از ناقص۔ سو یہ کیسے ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ، کیونکہ اس کے اوپر آپ کو ادغام کاملہ نہیں ہو رہا، ناقص ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو یا کے اوپر تشدید نہیں دکھے گی۔ اور پھر یہاں جو ہے، یہاں آپ کو کیوں نہیں تشدید دکھے گی؟ کیونکہ واو کے اوپر ادغام کاملہ نہیں بلکہ ناقص ہو رہا ہے۔ میوں ولی، فمن يعمل، یہ دیکھیے اس میں آپ کو بار بار آپ کو یہ مثالیں لے کے دے رہے ہیں، سینۃ ولا نوم، اوکے۔ میں آپ کو یہاں اچھی طریقے سے واضح کرتی ہوں کہ ادغام دو طریقے سے ہوتا ہے، اوکے آئی کین ناٹ رائٹ اٹ، ادغام دو طریقے سے ہوتا ہے، ادغام ود غنہ، ادغام وداؤٹ غنہ، ود غنہ اینڈ وداؤٹ غنہ۔ اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ ادغام ناقص اور ادغام کامل۔ ادغام ناقص میں کیا ہے؟ واو اور یا، اور باقی سارے حروف یہاں ادغام کامل میں آ جائیں گے۔ ادغام ناقص ہے، ادغام ناقص، یہ ناقص ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے ادغام کامل، کمپلیٹ ادغام۔ یہاں کچھ رہ جاتا ہے تو اس کمپلیٹ مرجن نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقص، رہ جانا۔ This is completely merged in, but this is not. So, من ولي فمن يعمل وجوه يومئذ خيرا يره۔ چلیے ادھر تک آپ کا ادغام کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔